बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान भी आप लोगों का अच्छा गुजर रहा होगा। हम लोग बात करेंगे आज कि जिस तरह से हालात चल रहे हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड कि यार रियल एस्टेट ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, क्रैश हो जाएगी। तो ये एक बार पूरी फिलॉसफी समझाने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। रियल एस्टेट में जब भी आपके जो है बायर और सेलर दो ही पार्टीज होती हैं इसमें, या हमारी तरह के रियल्टर्स होते हैं जो सेंटर में एक ब्रिज बनते हैं कि फॉर एग्जांपल जो खरीदना जो चाह रहा है, जो बायर है और सेलर है, इनको मिलाते हैं, इनके आपस में डील कराते हैं, या जो चीज़ जिसको चाहिए होती है उसके हिसाब से मार्केट में हंट करके उनको वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है। ये डीलर्स का काम है या रियल्टर्स का काम है। अब जब मार्केट अच्छी जाती है, जिसका मतलब है कि खुशहाल टाइम गुजारा होता है, जिसमें आपके बायर के भी एक अच्छी अमाउंट पे करने के लिए तैयार होता है सेलर को, और सेलर एक हाई डिमांड कर रहा होता है। तो जब हालात ठीक होते हैं तो बायर और सेलर जो है एक अच्छी हाई प्राइस पे सेल परचेज कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो है बिजनेस ठीक चल रहे हैं, मार्केट ठीक चल रही है, अपवर्ड ट्रेंड है, प्रॉफिट आ रहा है, आपकी परचेजिंग हो रही है, सेल भी आराम से हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये सारी चीज़ों के एलिमेंट्स जब मर्ज करते हैं तो आपके जो है रियल एस्टेट मार्केट एक स्टेबल मार्केट समझी जाती है। अब इस पूरे साइकिल में अगर आप देखें तो लेने से एंड होने तक हर चीज़ आती है। यानी फॉर एग्जांपल कि क्या कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट स्टेबल है, उसके अंदर आपके पास कंस्ट्रक्शन की मटेरियल की सारी आइटम्स आ जाती हैं। उसके बाद क्या प्लॉट्स की प्राइस स्टेबल है या अपवर्ड ट्रेंड में। अगर स्टेबल है और अपवर्ड ट्रेंड में है तो उसका मतलब ये कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे कि हाँ यार ठीक है, हम 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं, या खाली प्लॉट ले लेते हैं, या घर बनाते हैं और इसको बना के या सेल कर देंगे या रेंट आउट कर देंगे। तो ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल होती है जब चीज़ें अपवर्ड ट्रेंड में जा रही होती हैं। प्लॉट की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो लोग परचेज करने में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि उनको नजर आएगा कि यार आगे जो है प्राइस जो है बेहतर होगी और हम इसको हाई मार्जिन में बेच देंगे, या हम होल्ड कर लेंगे, इसे 2-3 साल बाद अपना घर बना लेंगे। इसी तरीके से प्लॉट लिया, प्लॉट के बाद वो लोग आते हैं जिन लोगों का जो है ये बिजनेस रहता है कि यार हम लोग इसमें घर बनाएंगे और घर बना के बेचेंगे, तो हमें उसमें ज़्यादा मार्जिन मिल जाएगा, हमारे पास अपनी टीम्स अवेलेबल है। तो फिर वो लोग जो है ये उसी लिहाज से ही, यानी हर लिहाज से अगर आप देखें इनिशियल लेवल से एंड तक, तो तकरीबन मार्जिन के लिहाज से देखा जाए तो हमेशा 20% 25% मार्जिन होता है 1 साल का। यानी अगर कोई बंदा प्लॉट परचेज करता है तो वो 20% 15% से 25% तक मार्जिन माइंड में रखता है कि यार मैं फॉर एग्जाम्पल आज 1 करोड़ का ले रहा हूँ, तो अगले साल ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए का, 1 करोड़ 15 लाख रुपए का हो जाएगा, तो मैं इसे बेच दूंगा तो मुझे 15 लाख रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। इसका मतलब ये कि रफली 15 लाख रुपए आपने इसमें प्रॉफिट, ये 15% अप्रिशिएट आपने प्राइस कर लिए। अब जब एक जिसने घर बनाना है वो परचेज करता है इससे, तो वो अगर 1.15 के ले रहा है तो उसका माइंड में होगा कि हाँ यार जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो मेरी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए आएगी, तो मैं इसको सेल करूंगा तो ये 2 करोड़ 40 लाख रुपए का सेल होगा। तो इसका मतलब ये कि 20% वो एप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, वो अपने पास रख रहा है। या वो उसके बाद उस आगे जो ऐसे लोग आते हैं कि वो कहते हैं कि यार हमारे पास पैसे तो हैं, अब हम करते हैं कि हम घर खरीद लेते हैं और घर में आगे जो है रेंटल पे दे देंगे, तो हमारे पास एक एसेट तो बन जाएगा और वो रेंटल होगा, तो वो एक अच्छी जो है सर्कुलेशन रहेगी, मेरा मंथली एक्सपेंसेस बहुत आराम से मीट हो जाएंगे। तो ये पूरा ट्रेंड तब काम करता है जब आपके पास मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रही हो, स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हो। और इस सब चीज़ों को करने के लिए एक तो ये पूरा साइकिल है, लेकिन इसके साथ आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, जिसमें आपकी गवर्नमेंट आती है, जिसमें आपके और स्टेक होल्डर्स आते हैं। गवर्नमेंट कहाँ पे आती है? गवर्नमेंट आती है कि फॉर एग्जांपल आपको सब्सिडीज़ देने में, मिनिस्ट्री स्कीम देने में, लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए वो करने में, कहीं प्लांट्स पे सब्सिडी दे दे, क्या सीमेंट हो गया, रेत हो गया, ये चीज़ें हो गई, इस पर सब्सिडी आ गई है, या कुछ और फैक्ट्रीज लगाई गई हैं जिसकी वजह से अब जो है प्राइस है और थोड़ी कम हो जाएगी, या मिनिस्ट्री स्कीम आ गई, क्या जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको एक्स अमाउंट जो है वो किया जाएगा, या बैंक्स की साइड से जो है इंटरेस्ट कम कर दिया जाएगा कि यार फॉर एग्जांपल अगर करंट अभी देखें तो अभी हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहा है कि अगर आपने कहीं पे लोन लिया तो आपको 21% जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इससे पहले अगर आप कुछ टाइम पहले देखते हैं तो ये लोन्स जो थे ये तकरीबन 10-12% थे। तो लोग करते क्या थे कि बैंक से अगर लोन्स लिए तो वो उन लोन्स के बेस पे आगे इन्वेस्टमेंट कर देते थे और वहां से रिटर्न के बेस पे बैंक को भी पे कर देते थे। लेकिन
जब बैंक्स हाई रिटर्न आपसे या हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो आपके पास जो है सेविंग का मार्जिन नहीं रहता। तो लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट आपको जो है सब्सिडाइज करती है, सपोर्ट करती है, इसी तरह बैंक भी आपको जो है सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च कर देती है, जिस तरह हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दी कि हाउसिंग के लिए आपको जो है लोन मिला। जैसे लास्ट गवर्नमेंट ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लॉन्च की थी। उसके अलावा जो है बैंक्स ने हाउसिंग लीज देना शुरू कर दी थी कि यार 20 साल के लिए लीज ले लो या घर खरीद लो या कंस्ट्रक्शन कर लो अगर प्लॉट अगर अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं ये आपके सपोर्टिंग मैकेनिज्म कंसिडर किया जाता है और इन सब चीज़ों की बेस पे जो है आपके पास जो है आपकी प्राइस स्टेबल रहती है और आपकी परचेजिंग ज़्यादा होती है। इसके साथ ही जो है आपकी गवर्नमेंट जो है वो रिबेट्स या आपको सब्सिडाइज्ड या फ्री कर देती है। फॉर एग्जांपल खास तौर पे ओवरसीज को कि यार अगर आप ओवरसीज इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके फाइलर आपको लेट से फाइलर कंसिडर किया जाएगा या आपको जो है 0% आपको टैक्स आपसे हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। आप इन्वेस्टमेंट क्योंकि बाहर से यहाँ पे लेके आ रहे हैं, आप जो है आप जब यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, तो आप इन्वेस्ट करें, हम आपको जो है चार्ज नहीं करेंगे। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल नॉन फाइलर्स और फाइलर्स पे भी टैक्स जो है में कमी की जाती है कि अच्छा यार जब टैक्स में कमी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिहाज से भी जो पैसा है वो तकरीबन 70% जो है वो 65 से 70% वो नॉन फाइलर्स के हाथ में, जो 30-35% या इससे थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा होगा वो आपके पास फाइलर्स के हाथ में होगा। नॉन फाइलर के पास जो अमाउंट ऑफ मनी है, जितना पैसा है, वो तो शायद काफ़ी हद तक अननोन भी है कि यार पता ही नहीं चल पाता कि यार कितने पैसे हैं जो नॉन फाइलर्स के पास हैं। लेकिन जब भी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पिछले 10 साल में हर पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है इन्वेस्टेबल बिजनेस कंसिडर किया जाता है, स्टॉक्स और उन चीज़ों के अलावा स्टेबल भी समझा जाता है कि यार ठीक है इसमें लॉस बहुत कम होगा और इसमें रिस्क भी कम रहता है और इसमें प्लानिंग भी कम रहती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है किसी भी बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, बहुत कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। उसके बाद आप उसमें जब इन्वेस्ट कर भी देते हैं तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ता है, डेली एक्टिविटीज़, मंथली एक्टिविटीज़ देखनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि यार जिस टाइम तक वो प्रॉफिटेबल नहीं होता तब तक आपको उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ती है। लेकिन रियल स्टेट में इस तरह का नहीं होता। रियल स्टेट आसान होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप रियल स्टेट में कोई एक प्लॉट परचेज करते हैं या आप एक बिल्डिंग परचेज करते हैं या आप एक जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो उसमें शायद डिसीजन जो है आपने परचेज करने से पहले लेना कि हाँ यार ये चीज़ मैं परचेज करता हूँ। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने प्लॉट परचेज कर लिया तो उसमें ना आपने उसकी निगरानी करनी है, ना आपने देखना है कि यार आज इसमें क्या हो रहा है, बस आपने वो प्लॉट रख के छोड़ दिया। अगर आपने सही जगह पर इन्वेस्ट किया और वो 1-1.5 साल जितने भी टाइम बाद आप बेचना चाहते हैं, बस आपने उसमें प्राइस चेक करते रहोगे, मार्केट चेक करते रहोगे कि हाँ यार मैंने इस टाइम पे परचेज किया था, 3 मंथ्स उसकी क्या प्राइस है, 6 मंथ बाद उसकी क्या प्राइस है और इसकी बेस पे ही आप डिसीजन लोगे कि यार मैं किस टाइम पे सही टाइम है मैं बेच लूँ। तो इसमें सबसे कम हेडेक है, इसमें डूबने के चांसेस कम है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप 6 महीने आप माइंड में रखते हैं कि मैं 6 महीने बाद बेचता हूँ, 6 महीने बाद वो अगर नहीं बिकता तो शायद वो आपको एज कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस, यानी अगर आप बाकी बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हो और वो नहीं चलता तो चांसेस उसमें ये भी रहते हैं कि यार ये जीरो हो जाएगा या माइनस में चला जाएगा, तो आपको यानी जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए वो सब डूब जाएंगे। लेकिन रियल एस्टेट में इस तरह नहीं होता। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो है अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो लॉस भी शायद कम हो, लेकिन वो मार्जिनली कम होता है। शायद आपको करना ये पड़ता है कि यार 6 मंथ्स आप और वेट कर लो, फिर वो शायद आपको और प्रॉफिट देता। तो ये सारे ट्रेंड्स थे कि ये आपके जब रियल एस्टेट आपके अप ट्रेंड में होता है तो उसके साथ ये आपको पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है जो इसको प्रॉफिटेबल बनाता है, जो उसको ऊपर लेके जाने के लिए हेल्प करता है। जैसे ही ये एलिमेंट्स जो हैं, अब ये फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो ये आपके पिछले यानी लेट्स से लास्ट गवर्नमेंट जो इमरान खान साहब की थी उस टाइम पे ये आपके इसी तरह के ट्रेंड चल रहे थे। एमनेस्टी स्कीम चल रही थी, लोन्स चल रहे थे, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम चल रही थी, फाइलर्स जो फाइलिंग टैक्स है वो कम कर दिया गया था, जो ओवरसीज हैं उन पर जो है चार्जेस खत्म कर दिए गए थे, वो इन्वेस्ट कर सकते थे आराम से। यानी ये सारी चीज़ें वो थी जो आपके बैंक्स हैं उनका इंटरेस्ट रेट कम था। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो फेवर में थी इन्वेस्टर के कि वो इस जगह पे अगर इन्वेस्ट करता है तो वो बहुत हाई मार्जिन्स कमा सकता है। रियल सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में लोगों ने रियल एस्टेट से ही कमाया। अगर आप आज भी बाहर निकलते हैं और अगर आप बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं कि यार V8 पे रही है, प्राडो पे रही है,
और आपको जहाँ पे भी एक से ज़्यादा गाड़ियाँ नज़र आएंगी तो कंफर्म वो टीम या वो ग्रुप जो है वो हमें रियल एस्टेट से ही उसने पैसा कमाया होगा। क्योंकि जो भी इन्वेस्टर किसी भी और बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो अपने पैसे बहुत देख के इन्वेस्ट करता है कि फॉर एग्जांपल वो कभी भी 4 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी नहीं लेता, वो कहता है चलो ठीक है यार 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी ले लो, बाकी पैसे जो है वो काम में इन्वेस्ट कर दो। लेकिन जब रियल एस्टेट में क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा होते हैं, आपने प्लॉट लिया आज से 3 साल पहले 2 करोड़ का, आज हो सकता है वो आप 17 करोड़ का बेच के चले जाएं 4-5 साल बाद। जब आप इतने हाई रिटर्न्स लेते हैं तो फिर आपको समझ खुद भी कुछ नहीं आती, तो आप ये कहते हैं कि भैया अब इन्वेस्ट कहाँ करना है, या प्लॉट ले लो या गाड़ी ले लो। तो इधर केस आप लोग फिर गाड़ियों में इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए आप जब भी बड़ी रियल एस्टेट की कंपनीज देखते हैं तो फिर आप उनकी गाड़ियों से इंप्रेस होते हैं, या सोसाइटीज देखते हैं तो आप देखते हैं यार ओनर आ रहा है और पीछे 50 गाड़ियाँ या ब्लैक वीगो जो है वो उसके साथ आ रहे हैं। तो खैर जब जो सपोर्टिंग सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल बैंक, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जब ये सारी चीज़ें जब ये सपोर्टिंग सिस्टम जो है वीक होता है या ये अपनी पॉलिसीज टाइट करता है तो इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो डूबना शुरू हो जाती हैं। एक बार रिवाइज करते हैं कि फॉर एग्जांपल जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो हुआ क्या। गवर्नमेंट ख़त्म हुई, नई गवर्नमेंट ने ओवरटेक किया, टेक ओवर किया, और जब टेक ओवर किया तो उसके बाद जो है पॉलिसीज में शिफ्ट आना शुरू हुआ। पॉलिसीज में शिफ्ट कैसा आया? पॉलिसीज में शिफ्ट ये आया कि सबसे पहले तो जो नॉन फाइलर्स थे उनका टैक्स जो पहले जो आपका कम टैक्स था, अब वो टैक्स बढ़ा के तकरीबन 2% टैक्स है वो 7% टैक्स पर चला गया। उसके साथ आपकी स्टैम्प ड्यूटीज़ और चीज़ें काफ़ी ऐड कर दी गई, जो कि काफ़ी एक वो चीज़ है। उसके बाद आपके जो है और पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने रिवाइज़ की। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ रिवाइज़ की तो उससे हुआ क्या कि आपके पास जो है अगर आपने एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी रखी है उस पर टैक्सेस आ गए, अगर आपने प्रॉपर्टी रखी है और वो प्लॉट नहीं है तब टैक्सेस आ गए, एडवांस टैक्स इंक्रीज हो गए, सारे टैक्सेस इंक्रीज हो गए। ये टैक्सेस जब लगे तो विद इन 3 मंथ्स जो डिफरेंस आया वो क्या आया कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो ओवरऑल पिछले 3 सालों में जिस स्पीड से हो रही थी उसकी तकरीबन 30% कंस्ट्रक्शन नई गवर्नमेंट आने के 6 मंथ्स के अंदर ही इतनी डाउन होना शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि आपके जो फंडिंग के प्रोजेक्ट्स थे, जो नया पाकिस्तान हो गया स्कीम, हाउसिंग लोन्स वाली स्कीम होगी, ये सारे लोन्स ख़त्म हो गए। इसका मतलब है कि वहाँ से भी प्रॉपर्टी डाउन साइड पे जाना शुरू होगी। उसके बाद आपके जो है लोन्स इंक्रीज़ हुए और आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से हुआ ये कि अभी जितनी कंस्ट्रक्शन पिछले 3-4 सालों में हो रही थी, आज कंस्ट्रक्शन जो है वो 30% पर जा चुकी है। और इस सारे जब इकोसिस्टम वीक हुआ, अभी रिसेंटली 21% इंटरेस्ट रेट चला गया। इस सारी चीज़ की वजह से हुआ क्या कि जो इन्वेस्टर्स है, क्योंकि डेली प्राइसेस ड्रॉप होती जा रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो जब प्राइस ड्रॉप होती जा रही है तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता, वो वेट करता है कि यार मैक्सिमम नीचे चली जाए और फिर हम लोग उस पर इन्वेस्ट करेंगे, जो कि अभी आपका टाइम चल रहा है। इसको प्री क्रैश ट्रेंडिंग कहते हैं। इस प्री क्रैश ट्रेंडिंग में बायर जिस प्राइस से बेचना चाहता है वो पैसे मांगता है, लेकिन सेलर जिस प्राइस पे जो खरीदना चाहता है वो हमेशा कम होती है, और इस टाइम पे शायद मार्जिनल ज़्यादा कम होगी। तो उसकी वजह से जब ये प्राइस मीट नहीं कर पाती, सेलर तो इंक्रीज़ करता नहीं है, क्योंकि उसके पाकिस्तान में या आप कह लो कि जब भी डील होती है तो वो हमेशा मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है कि यार कौन कितना मजबूर है उस हिसाब से उसकी प्राइस लगाया जाए, रादर देन वो प्रॉपर्टी या वो चीज़ कितना फ़ायदेमंद है या उसकी प्राइस होनी चाहिए, वो होना चाहिए। ये पाकिस्तान में ओवरऑल ये ट्रेंड आपका जॉब्स रिलेटेड भी चलता है, और आपका जब आप सेल परचेज करने जाते हैं तब भी यही चलता है। तो इस टाइम पे जो है आपका जो बायर है वो आपको लो पैसे बताता है, और जो सेलर है वो अपनी जो डिमांड बताता है। जब इस पे मीट नहीं होती है, डील नहीं होती, तो इवेंचुअली सेलर को अपनी प्राइस कम करके बायर की प्राइस पे आना पड़ता है। और इसी ट्रेंडिंग की वजह से जो है, यानी फॉर एग्जांपल एक चीज़ है वो आज 1 करोड़ रुपए की, उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए की है, लेकिन मार्केट में जो है बायर नहीं है। तो जो बेचना चाह रहा है, और यानी फॉर एग्जांपल बायर उस टाइम पे कहता है मैं 95 से ज़्यादा नहीं पे करूंगा, मेरे पास है नहीं, तो जो सेलर है वो 1 करोड़ का वेट करेगा, लेकिन अगर नहीं आएगा, मजबूरी होगी, तो वो 95 पे चला जाएगा। जैसे ही वो 95 पे जंप करेगा तो मार्केट में प्राइस जो है अब वो 95 सेट हो चुकी हुई है। अब मार्केट में जब भी कोई सेलर आएगा तो वो 95 ही कोट करेगा, 1 करोड़ पे उसकी डिमांड नहीं ली जाएगी। 95 पे जैसे ही वो आएगा, थोड़ी देर से बाद जैसे ये तो हम इन्वेस्टर्स को या से समझ आएगी इस चीज़ को, तो वो 95
सेलिंग प्राइस नहीं देंगे, वो हमेशा 90 88 की प्राइस देंगे। तो जैसे ये मजबूरी और बढ़ेगी सेलर की, वो उसको जाके 90 पे सेल कर देगा और मार्केट 90 पे आ जाएगी। इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपकी प्राइसेस जो है वो ड्रॉप हो जाती है। इस लिहाज से अगर प्लॉट के लिहाज से देखा जाए या अभी रियल स्टेट के लिहाज से देखा जाए, तो अभी आप शायद क्रैश करने से एक स्टेज पीछे हो, काफ़ी हद तक काफ़ी जगहों पे क्रैश कर चुकी हुई है। क्रैशिंग कहाँ पे हो चुकी हुई है? जहाँ पे भी फाइल्स थी, जहाँ पे भी आप लोगों ने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया था, वो क्रैश हो चुकी हुई है। उसकी प्राइस अगर आप देखते हैं तो वो तकरीबन 1/3 आपको प्राइस मिलेगी। यानी अगर आपने फाइल परचेज की थी आज से 1 लाख रुपए पहले, या 1 साल 1.5 साल पहले आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था फाइल के अंदर, अब आपको जो वहां से रिटर्न मिलेगा वो तकरीबन 35,000 से 40,000 रुपए मैक्सिमम मिलेगा, अगर आप कोई आपसे परचेज करने के लिए तैयार हो जाएगा तब। तो अगर फाइल्स पे देखा जाए तो ये क्रैश आपका फाइल्स पे हो चुका है। उसके बाद अगर आप प्लॉट में देखते हैं तो प्लॉट आपके पास 2 कैटेगरीज के आते हैं, एक नॉन डेवलप प्लॉट आते हैं और एक आपके पोजेशनेबल प्लॉट आते हैं। जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं उनकी प्राइस तकरीबन 50-55% वापस आपको मिलती है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक प्लॉट 1 करोड़ रुपए का लिया था, वो नॉन डेवलपर था, आज से 2 साल पहले लिया था, तो अब उसकी प्राइस तकरीबन 60 लाख रुपीस होगी, यानी 55 से 65 लाख रुपीस तक होगी। तो अगर आप प्राइस देखते हैं तो वो तकरीबन 35% ड्रॉप ऑलरेडी प्राइस हो चुकी है। फिर आपके पास लास्ट कैटेगरी में जो प्राइस आती है वो पोजेशनेबल प्राइस आती है। पोजेशनेबल प्राइस में एप्रिसिएशन देखी गई है तकरीबन 5% उन एरियाज में जो कि जहां पे प्लॉट कम रह चुके हैं, उन सोसाइटीज में प्राइस ज्यादा हो चुकी है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप उन सोसाइटीज की बात करते हैं जहां पे हाउसिंग 70% से ज्यादा इंक्रीज कर चुकी है, तो वहां पे प्राइस एप्रिशिएट होगी तकरीबन 5% से 10%। लेकिन वो सोसाइटीज जहां पे आबादी 40 से 50% है, वहां पे जो पोजेशनेबल प्लॉट है उसकी प्राइस भी तकरीबन 10 से 15% डिक्रीज हुई है। रमज़ान में आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है, लेकिन रमज़ान के बाद शायद जो हालात चल रहे हैं, डॉलर प्राइस इंक्रीज हो, तो शायद जिस तरह से हर ईद के बाद जो है आपको रियल स्टेट में हाइक नज़र आता है, इस बार वो हाइक आपको ना नज़र आए। इस बार आपको जो है प्राइसेस जो हैं वो और ड्रॉप होते हुए नजर आए। और ये इस चीज़ को अगर स्टेबिलिटी वाइज देखेंगे तो शायद इस चीज़ को स्टेबल होते हुए एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल लगेगा, कंसिडरिंग कि जो इकोसिस्टम है जिसके अंदर गवर्नमेंट, टैक्सेस, इंटरेस्ट रेट, आपके एमएसटी स्कीम, ये सारी चीज़ें जब तक बहाल नहीं की जाएंगी, जब तक ये सिस्टम शायद वापस अपनी जगह स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो ये सारी डिटेल्स थी रियल स्टेट से रिलेटेड कि हमने कहा कि यार आपको ये पूरा इकोसिस्टम कैसे चलता है और आगे कैसे कैसे डे पाएगा, तो वो आपको थोड़ा समझाया ताकि आपको आगे सेल परचेज में आसानी हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्यूरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे आप रब्ता कर सकते हैं ताकि हमारी सेल्स टीम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके। ज़ोहैर मुस्तकीम, रियल स्टेट एडवाइजर से। अल्लाह हाफ़िज़।